सुबह का समय था। आदित्य सोया हुआ था। पूरा कमरा अदिति की फेवरेट चीजों से डेकोरेटेड था। सफेद पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उन पर्दों से छन कर हल्की हल्की रोशनी आदित्य पर पड़ रही थी। अदिति रूम में एंटर हुई। ब्लू कलर की साड़ी और मंगलसूत्र, भीगे भीगे बाल और मांग में सिंदूर सजाए वो भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने रूम में आते ही म्यूजिक ऑन किया। हम तुम पे हक तो दो ना, चाहे तो जान लो ना। पर्दे हटाए, सीधी रोशनी आदित्य पर पड़ी। उसने मुंह चादर से ढक लिया। अदिति उसके पास आई, उसकी चादर हटाई। अब अदिति के बाल आदित्य के चेहरे पर थे। उसने जैसे ही बाल हटा के अदिति का चेहरा अपने हाथों में लेना चाहा कि रीना जी ने उसे जोर जोर से आवाज लगा के उठाना चालू कर दिया। आदित्य हड़बड़ा के उठा, ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, सारा जमाना दुश्मन है तेरे इस बालक का। आज भी नहीं देख पाया उसे। कुछ करो प्रभु, अब तो सपने में भी शक्ल नहीं दिख रही उसकी। कहते हुए उसने फोन हाथ में लिया और सोचा आज अदिति से बात करता हूँ। पूरा वीक निकल गया, आज शाम को कॉल करता हूँ। उसके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, खुश हो जाएगी। याद भी बहुत आती है उसकी। कहते हुए वो कुछ सोचने लगा। इश्क ने निकम्मा बना दिया था पगले को, वरना बंदा अपना कूल था। पबजी और फोर्टनाइट में ही खुश था किसी जमाने में, अब खुश रहना भूलने लगा था। रीना जी किचन में आलू के पराठे बनाने में लगी हुई थी और सिन्हा जी नाश्ता करने में बिजी थे। गुड मॉर्निंग डैड, वो उनके पास बैठते हुए बोला। गुड मॉर्निंग बेटा, सो स्टडी कैसी चल रही है? बस एग्जाम आने वाले हैं और मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। हर पिता की तरह इनका भी यही सवाल था। जी डैड, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आदित्य एकदम संस्कारी बच्चे की तरह बोला। प्राउड ऑफ यू बेटा, कहते हुए रीना जी उसके पास आई और उसका माथा चूम लिया। ये तो उसके सिलेक्शन के बाद कहना, सिन्हा जी उठते हुए बोले। आदित्य चुप था। अच्छा मैं निकलता हूं, कहते हुए सिन्हा जी निकल गए। आदित्य ने चैन की सांस ली। सुबह से चीखने क्यों लग जाती हो आप? आदित्य अपने बाल ठीक करते हुए बोला। मैं कहाँ चीख रही हूं? फिर तुझे लेट होगा तो तू ही मुझे डांट लगाएगा। जा रेडी होकर जल्दी से पराठे खाने आ जा, रीना जी ने कहा। ओके, कहते हुए वो वापस अपने रूम की तरफ चला गया। इधर अदिति अपने कैंप में बिजी थी। सुबह जल्दी निकलना होता था और रात को रोज लेट लौटती थी। मेघा के साथ जब से रूम शेयर किया था, अदिति हमेशा कोशिश करती उसका मुंह खुलवाने की। कभी तो कुछ तो बताए, क्यों राजीव सर के साथ ऐसे बिहेव करती है? चल क्या रहा है? पर मेघा ज्यादातर चुप ही रहती थी। इस चीज को विपिन और राजीव समझ गए थे कि अदिति के साथ मेघा का रहना ठीक नहीं है। अब वो अदिति को बेवजह तंग करने लगे थे। उस दिन भी सुबह अदिति और सभी को जल्दी ही निकलना था। अदिति जैसे ही बस में चढ़ रही थी, विपिन ने पैर लगा दिया। अदिति ने उसे देखा और कहा, पैर हटाओ। वो बदतमीजी से हंसने लगा। अब क्या था, अदिति को गुस्सा आ गया। वो उसके पैर पर चढ़ के निकल गई। विपिन गुस्से में तमतमा गया। सिया ने उसे समझाया, इनके मुंह नहीं लग। तुझे क्या लगता है मैं गई थी उससे बात करने? और इसे देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है यार, अदिति विपिन को घूरते हुए बोली। विपिन भी उसे घूर रहा था। अदिति ने गुस्से में हाथ हिला के आगे देखने का इशारा किया। लातूर के आसपास के कई गांव उन्हें कवर करने थे। सभी जगह 2 से 3 दिन का शेड्यूल था। अदिति को ऐसे कैंप बहुत रोमांचित करते थे। वैसे भी समाज सेवा के काम और अदिति इंटरेस्ट ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सिया की भाषा में एनजीओ वाली बाई थी वो। कोई उसे कुछ भी कहे, उसे ये सब काम करने में मजा आता था। उसे एक काम में और मजा आता था। सिया की भाषा में कहें तो वो था सबके फटे में टांग अड़ाना। और अपनी इसी आदत की वजह से वो विपिन, राजीव और मनोज का निशाना बन रही थी। शाम का समय था। आदित्य कोचिंग से आते ही सीधे रूम में घुस गया। रीना जी ने उसे आवाज लगाई पर उसने कहा, मामा बाद में बात करता हूँ, कुछ अर्जेंट है।
और उसने अदिति का नंबर ट्राई किया, पर उसका फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। 2, 3, 4, 5, 6, 15 बार ट्राई किया पर फोन नहीं लगा। उसने गुस्से में अपना फोन पटक दिया और रूम से बाहर निकल गया। इधर अदिति अपने कामों में बिजी थी। सारा दिन वो आसपास के गांव में होती और रात को थक के चकनाचूर। उसकी टीम ने एक गाइड भी अपने साथ रखा हुआ था, क्योंकि ड्राइवर मुंबई का था और नया एरिया था। देखते देखते समय गुजर रहा था। इधर आदित्य ये सोच के परेशान था कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। ये ख्याल भी उसे कंपा रहा था कि अब बात होगी या नहीं, और उसके एग्जाम भी आने वाले थे। वो बहुत परेशान हो गया था हर तरफ से। उसे उन लम्हों की कीमत पता चल रही थी जो उसने अदिति के साथ जिए थे। इतनी तो जगह बना ली है मैंने उसके दिल में कि अगर कल को साथ नहीं हो तो याद तो वो मुझे जरूर करेगी। आदित्य ने अपना व्हाट्सएप ऑन किया और अपना स्टेटस डाला, मैं तेनू समझावा। क्षेत्र से बाहर थी। कहते हैं दूरियां प्यार बढ़ा देती हैं। वही हो रहा था, प्यार बढ़ रहा था और दिलों की दूरियां कम हो रही थी। इधर अदिति भी दिन ब दिन उसे याद करके उदास रहने लगी थी। उसकी यह हालत सिया से छिपी नहीं थी। वो उसे समझाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। और देख, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तूने कैसे कहा था, ये भी ऐसे ही था यार, बेवजह ही लड़ाई की। बता, गलत नाम पर कौन इतना गुस्सा करता है? सच में गलत नाम पर लड़ना तुझे बेवजह लगता है? उदास आंखों से अदिति ने सिया से पूछा। सिया चुप हो गई। वो जानती थी मैटर कितना सीरियस हो गया है। इन सारी उलझनों का जवाब एक ही है, वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह, कहते हुए अदिति रोने लगी। कुछ अजीब सा रिश्ता था दोनों के बीच। न नफरत की वजह मिल रही थी, न मोहब्बत का सिला। बात करने की छटपटाहट इधर भी थी उधर भी। क्या मेरी बेचैनी को वो भी महसूस कर पा रहा होगा? ऐसे और भी न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में चलते रहते थे। समय गुजर रहा था। अदिति के कैंप से वापस आने का समय अब कम होने लगा था। एक दिन रात को एक गांव से लौटते उनकी बस एक सुनसान रास्ते पे पंक्चर हो गई। क्या हुआ? डॉक्टर आशा ने ड्राइवर से पूछा। मैडम, पंक्चर हो गया लगता है, मैं चेक करके आता हूँ, ड्राइवर ने कहा और हेल्पर के साथ जाकर देखा। साथ में उनका लोकल गाइड भी नीचे उतर गया। हाँ मैडम, थोड़ा टाइम लगेगा, पंचर हो गया है, ड्राइवर ने उन्हें बताया। सभी लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। अदिति ने मेघा से भी कहा, पर वो बस में ही रहना चाहती थी। सिया ने इशारा किया, तो चल इसको बैठने दे। लोकल गाइड ने आसपास देखते हुए उन्हें आगाह किया कि आप लोग प्लीज नीचे ना उतरे, यहाँ जगह ठीक नहीं है। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसे साइड करके सब नीचे उतर गए, सिवाय मेघा के। अदिति का वही सब कुछ जान लेने वाला मन। उसने लोकल गाइड से पूछा, भैया जी क्यों मना कर रहे थे नीचे आने को? लोकल गाइड के आसपास सारे लोग जमा हो गए। मैडम, सामने जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक गांव है। कहते हैं यहाँ 500 साल पहले काले जादू के दम पर औरतों को डायन बनाया जाता था। वो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोला। सारे लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वो बोला, ये हंसने वाली बात नहीं है। यहाँ सबसे खतरनाक काला जादू डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी 15वें दशक में। जब से इस गांव में ये प्रथा चालू हुई है, तब से यहाँ कोई चैन से नहीं सो पाया। काली जादू के बल पर आम महिलाओं को डायनों में बदल दिया जाने लगा, इसीलिए इस गांव की पहचान भी बदल गई। अच्छा और बताओ, अब सभी लोगों को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगा। पहले एक महिला डायन बनी, फिर कई बनी। पहले तो गांव के लोगों को समझ नहीं आया, फिर जब डायनों का साया गांव वालों को परेशान करने लगा, तब उन्हें पता चला वो डायन शिकार करती थी।
पहले तो खुद के घरों को निशाना बनाया, फिर पूरा गांव ही उनकी कैद में आ गया। जवान लड़के डायनों के पेड़ के पास मरे हुए लटके पाए जाने लगे। डायनों ने उन्हें प्रेम जाल में फंसाया, फिर खून चूसा। खून का इस्तेमाल तंत्र मंत्र के लिए भी किया। वो बोला, लड़कियां अब डरने लगी थीं। रात का समय था, हर तरफ अंधेरा, ऊपर से लोकल गाइड की बातें। गांव के बचे हुए लोगों ने उन डायनों को पेड़ों में बांध करके न जिंदा जलाना शुरू कर दिया। गाइड बोला, बस करो यार, क्यों डरा रहे हो? सिया उसे झिड़कते हुए बोले, और बताओ भैया, उनमें से एक लड़का बोला। डायनों ने श्राप दिया कि वो एक दिन जरूर आएंगे। यहाँ आज भी रात को पेड़ पर कील ठोकना, थूकना और पेड़ के नीचे सोना सब मना है। तो डायने आज भी है यहाँ, देख के आए? लड़का बोला। हाँ, रात में डायनों की आत्मा आज भी यहाँ आती है। पहले जैसे वो ताकतवर नहीं रही, पर इनके डाले जालों में कोई फंस जाए तो उन्हें ये पकड़ लेती है। गाइड बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोला। लोकल बंदे ने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया था। सारी लड़कियां डरी हुई थीं और लड़के उसके मजे ले रहे थे। लोकल गाइड की बातों से सभी लोग डरे हुए थे कि तभी बस से जोर से चीखने की आवाज आई। सभी लोग डर गए और दौड़ के बस की तरफ गए। डॉक्टर पुष्कर सबसे पहले बस में चढ़े। उनके पीछे अदिति और बाकी लोग थे। जैसे ही बस में वो चढ़े, देखा मेघा एक सीट पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, मुंह खुला था और उसकी गर्दन से खून की धार बह रही थी। अदिति दौड़ के उसके पास गई। उसने अपने गले का स्कार्फ निकालकर मेघा के गर्दन पर रखा। उसका ब्लड फ्लो रोकने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रही। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। लोकल गाइड ने उन्हें और डरा दिया। मैंने कहा था ना, आप लोगों से यहाँ डायन आती है। आप सब नीचे आ गए। ये देखो, अनहोनी हो गई। बिल्कुल वैसे ही गर्दन कटी है जैसे डायन काटती है। चुप कर, सिया उसे जोर से डांटते हुए बोली। फर्स्ट एड लाओ, डॉक्टर आशा ने सिया से कहा। मेघा अपना हाथ लंबा करके कुछ इशारा कर रही थी। सामने प्रकाश खड़ा था। सभी उसकी ओर देखने लगे। वो डर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नीचे था सभी के साथ, वो घबरा कर बोला। अदिति ने देखा प्रकाश के पीछे विपिन खड़ा था। मेघा, अदिति ने उसे फिर से उठाने की कोशिश की। मेघा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अदिति ने डॉक्टर आशा को देखा। मेघा मर चुकी थी। इधर लोकल गाइड डायन की रट लगाए बैठा था। उसे डॉक्टर आशा ने डांट कर चुप किया। बस का टायर रिपेयर करके बस को लातूर तक लाया गया। वहां मेघा को एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सारे लोग बुरी तरह से डरने लगे थे। अच्छे खासे कैंप में किसी की जान जाना कोई आम बात नहीं थी। अदिति और सिया हॉस्पिटल से अपने रूम में गई तो उन्होंने देखा मेघा का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसकी डायरी जमीन पर पड़ी थी। अदिति ने दौड़ के डायरी खोली, देखा उसके सारे पन्ने फटे हुए थे। क्या शिट है ये यार, सिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। किसने किया होगा ये सब? अदिति बोलते हुए कुछ सोचने लगी। लोगों का भला करने आए थे, हमारी साथी चली गई, सिया रुआसी होकर बोली। अदिति ने उसे समझाया। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता सिया, कहते हुए वो कुछ सोचने लगी। तूने देखा मेघा ने किसकी तरफ उंगली की थी? अदिति बोली। प्रकाश की तरफ, पर वो एक नंबर का चमन लाल है, वो तो नीचे भी खड़ा था, वो कुछ नहीं कर सकता, मेघा बोली। सिया बोली। उसके पीछे विपिन खड़ा था और जब गाइड हमें डायन की कहानी सुना रहा था वो हमारे आसपास नहीं था। ऐसा लग रहा है मुझे, पर मैं श्योर नहीं हूँ, कहते हुए अदिति मेघा के बिखरे सामान को देखने लगी। हो ना हो इसमें राजीव सर और विपिन का हाथ है, वो बड़बड़ाई। फिर अदिति डॉक्टर पुष्कर के पास गई और उसने ये बात डॉक्टर पुष्कर को बताई। डॉक्टर पुष्कर ने तुरंत ही राजीव और विपिन को बुलाया। राजीव, तुम मेघा को पर्सनली जानते थे? डॉक्टर पुष्कर ने पूछा। उतना ही सर, जितना बाकी को जानता था, नथिंग मच, वो अदिति को देखते हुए बोले। सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको मेघा के साथ कई बार देखा है, अदिति गुस्से में बोली।
ओ हेलो, व्हाट रबिश, कुछ भी मत बोलो तुम। विपिन बीच में बचाव में आ गया। कीप क्वाइट कहते हुए डॉक्टर पुष्कर ने उन्हें चुप किया। राजीव, अगर तुम सच में कुछ जानते हो तो प्लीज टेल मी अबाउट दैट। मैं नहीं चाहता पुलिस केस हो और अस्पताल का नाम खराब हो। डॉक्टर पुष्कर ने बोला। नो सर, प्लीज ट्रस्ट मी, डॉक्टर राजीव ने निर्दोष होने का दावा करते हुए कहा। ठीक है राजीव, तुम जाओ। सर, आप उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? अदिति ने पूछा। देखो अदिति, सिर्फ देखी हुई बातों के हिसाब से हम कुछ भी नहीं कह सकते, डॉक्टर पुष्कर ने समझाया। ओके सर, कहते हुए वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में विपिन का रूम भी पड़ता था। वहां से खुसर पुसर की आवाजें आ रही थी। अदिति अपने स्वभाव के अनुसार थोड़ी खुली विंडो से झांक कर देखने लगी। मिस्टर चौबे को पता चलेगा कि इस कैंप से हम उनके लिए कुछ नहीं ला पाए तो वो बहुत नाराज होंगे, और अब तो पुलिस केस भी बन गया है। संभाल के रहना होगा, मनोज बोला। राजीव सर कह रहे थे मारने की क्या जरूरत थी। मैं मैनेज कर रहा था ना, या जो करने आए थे वो भी नहीं होगा अब। विपिन बोला। बहुत मैनेज कर रहे थे, पानी सर से ऊपर जा रहा था, और अब ये लड़की अदिति पीछे लग गई है। इसका काम भी निपटाना पड़ेगा। लड़की बहुत जान गई थी, उसे ड्रग देकर ज्यादा नहीं चला सकते थे। किसी भी दिन मुंह खोल देती, और ये अफेयर के मामले ना धंधे से दूर रखा करो तुम लोग, मनोज बोला। अदिति को अब यकीन हो गया था कि ये सब इन्हीं का किया धरा है। उसने सोचा इनकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, पर फोन तो वो जल्दी में रूम में ही भूल गई। वो वहां से जाने लगी कि कुछ सामान गिरने से वो तीनों चौकन्ने हो गए। इधर लोकल हॉस्पिटल ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन करने लगी। गांव की पुलिस हमेशा पल्ला झाड़ने को तैयार। एक कांस्टेबल बोला, सर उस रोड पे ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, गांव वालों का मानना है यहाँ डायन वगैरह आती है। सीनियर इंस्पेक्टर भी कुछ खास रुचि नहीं ले रहे थे। इन्वेस्टिगेशन कर रहे के नाम पे एक और फाइल पुलिस स्टेशन में धूल खाने को जमा हो गई। अब उन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ दिन और वहीं रहना था। इधर आदित्य की तकलीफें बढ़ती जा रही थी। एग्जाम डेट भी आ चुकी थी। उसने पूरी कोशिश की अपने आप को पढ़ाई में उलझाने की। अपने फोन को साइड में रख के खुद किताबों से दोस्ती कर ली। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पर ताला मार के अपने आप को प्रूफ करने में जुट गया। पर अदिति रह रह कर उसके सपनों में आती और उसे अपनी झलक दिखा के चली जाती। तुझे क्या लगता है मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? तू एक बार आईपीएस बनने दे सोना, तू जहां भी होगी ना गोद में उठा के ले आऊंगा, वो मन में कई बार कहता। आंखें किताबों में होती और दिमाग में संगीत के तार छिड़े होते। वैसे ही जैसे एग्जाम का पेपर जब हाथ में आता है तो आंसर से ज्यादा हमारे दिमाग में गाने चल रहे होते हैं। कभी सोचता कहीं वो परेशानी में तो नहीं होगी, कभी वो उस पर गुस्सा होता, कभी उसकी बातों को याद करके हंसता, तो कभी उसे याद करके उसकी पलकें भीग जाती। उसे ये सब बचपना लगता, पर बचपना तो हम सब में हर उम्र में होता है, चाहे वो 5 साल हो, 25 साल हो या 65 साल। हमारा बचपन कभी ज्यादा नहीं है, बस उसे हम दुनिया को दिखाना कम कर देते हैं। पर अकेले में तो हम वो सब जी सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। आदित्य भी वही कर रहा था। देखते देखते एक हफ्ता और बीत गया। कुछ समय बाद लोकल पुलिस से परमिशन लेकर कैंप ग्रुप वापस मुंबई जाने लगा। अब अदिति विपिन से थोड़ा दूर ही रहती। विपिन खुश था कि लड़की अब छानबीन नहीं कर रही है, पर वो निश्चित कर चुका था ये बीच में आई तो रहेगी नहीं, बस अपनी गति से चल रही थी। अदिति अपना फोन हाथों में लिए बैठी थी, बार बार ऊपर नीचे करके अपना नेटवर्क देख रही थी। नेटवर्क मिलते ही उसने सबसे पहले अपने आदि को व्हाट्सएप पर देखा। लास्ट सीन तो उसका 7 दिन पहले का था, पर उसने उसका स्टेटस देखा। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। लंबी मुस्कान आ गई। बस में ही उसने सिया को दिखाया। देख,
कहते हुए वो मुस्कुराई। फोन कर लूं? अदिति ने आगे कहा। हाँ कर ना, एक्साइटेड होते हुए सिया ने कहा। यार पता नहीं उसने फोन किया होगा या नहीं, अदिति सोच में पड़ गई। और ये स्टेटस ये भी तेरे लिए नहीं होगा है ना, सिया ने गुस्से में कहा। ये तो मेरे लिए है, अदिति मुस्कुराकर बोली। तो फोन कर अब, सोच मत, अगर ना उठाए तो दोबारा मत करना, सिया उसे राय देते हुए बोली। ठीक है, कहते हुए अदिति ने फोन किया। उधर आदित्य अपना फोन रूम में पटक के बाहर गार्डन में था। वरुण आया हुआ था, उसके साथ ही गप्पे लगा रहा था और उसे पता ही नहीं चला। अदिति उदास हो गई और बोली, फोन नहीं उठाया उसने आज। कोई नहीं, दोबारा कर, बिजी होगा, सिया ने कहा। इज्जत नाम की कोई चीज होती है या नहीं, तू ये बता। बस उकसाते रहो, उसने सिया को झाड़ते हुए कहा और आगे बोली। अभी नहीं कर रही, अब इंतजार करूंगी। आदित्य भी वरुण के जाने के बाद अपने रूम में आया और उसने देखा अदिति का फोन। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत फोन घुमाया। अदिति बस में अपने ख्यालों में तो आदित्य से न जाने कितनी बातें कर चुकी थी। एकाएक उसका फोन रिंग हुआ। अदिति ने तुरंत हेलो कहा। उधर आदित्य हाय बोलकर अपने सीने में हाथ लगा के बिस्तर पे गिर गया। अदिति ने दोबारा कहा, हेलो आदि, कैसे हो? जख्मी करके पूछ रही हो दर्द कितना है? कितना रोना आया मुझे। तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा? अजीब सा डर कि तुझे खो चुका हूं, अपना करियर सब दांव पर लगा के बैठा हूं। नाराज मुझे होना चाहिए, बात मुझे नहीं करनी चाहिए, और यहाँ तुम अपना फोन बंद करके बैठी हो। नॉट डन सोना, बात नहीं करनी, जाओ, कहते हुए आदित्य की आंखें भीग आईं। सुनना, सॉरी, अदिति विंडो से बाहर देखते हुए अपनी पलकें साफ करते हुए बोली। हाँ, कान भी पकड़ो और उठक बैठक भी करो, आदित्य रूठते हुए बोला। अच्छा, बस से उतरते ही करती हूँ, अदिति अच्छे बच्चे की तरह बोली। बस से कहाँ जा रही हो? आदित्य ने पूछा। जा नहीं रही आदि, वापस आ रही हूँ, काम के लिए गई थी। जिस दिन तुमने लड़ाई की ना, उसके नेक्स्ट डे पता चला। बहुत सोचा तुम्हें बता दूं, पर इस बार तुम्हारा वेट करना चाहती थी कि तुम फोन करो, अदिति ने उसे बताया। बहुत खराब हूं ना मैं, बेवजह लड़ाई की यार, पर एक चीज समझ आ गई, अब तेरे नाम, तेरी शक्ल, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे कुछ कहना है, पहले सोचा था जब मिलोगी तब कहूंगा, पर अब डर लगता है कहीं फिर बात बंद हो गई और दिल की बात दिल में रह गई तो। अदिति बोले जा रही थी और आदित्य सुने जा रहा था। आई लव यू आदि, कहते हुए अदिति विंडो के बाहर देखने लगी। आई लव यू टू सोना, कब से कहना चाह रहा था तुमसे, आदित्य बहुत एक्साइटेड होकर बोला। वो खुशी में झूमने लगा। प्लीज आज के बाद कोई लड़ाई नहीं, प्रॉमिस करो, अदिति बोली। पक्का, कहते हुए वो हंसने लगा। फिर आगे बोला, बस नेक्स्ट ना कुछ दिनों में एग्जाम है, फिर मैं प्लान करता हूँ मुंबई का। सच? अदिति एकदम जोर से खुशी से चिल्लाई। बस में सारे लोग उसे देखने लगे। सिया ने उसे हाथ हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ? उसने सिया का हाथ पकड़ के नीचे किया। बताती हूँ वाली स्माइल में उसे चुप किया। सच बोल रहे हो तुम? मतलब हम मिलने वाले हैं 1 महीने में? उसने खुश होते हुए आदि से पूछा। हाँ, बहुत दिन हो गए ना ऐसे दूर दूर, अब मिलेंगे और साथ भी होंगे, आदित्य ने आगे बोला। वो बात कर ही रहे थे कि रीना जी ने आदित्य को आवाज लगाई। सुन, फोन रखता हूँ, जल्दी फोन करूंगा, तब तक मेरी सोना का ख्याल रखना, आदित्य एकदम रोमांटिक मूड में बोला। जी सर, कहते हुए अदिति हंसी और फोन काट दिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।